लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आपने भी चर्चा की थी इसका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में इसका जो बिहार से संदेश निकला है इसका असर तो पूरे देश पे होगा। यूपी के लिए सबसे बड़ा प्रभावी होगा। अब एक पार्टी कहती है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए काम करेंगे, लेकिन और जो रूलिंग पार्टी है जो उसका स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, तो गवर्नेंस हैज टू बी इंक्लूसिव। कोई भी स्टेट अपने देश के, अपने प्रदेश के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, मजहब, भाषा, किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान कहता है। तो अगर इंक्लूसिव गवर्नेंस, अगर इंक्लूसिव या समावेशी गवर्नेंस का संदेश बिहार से जो निकल रहा है, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और यूपी के लिए तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि यूपी में पिछले 35 सालों से छोटी छोटी जाति के आधार पर तमाम पार्टियां आई हैं और उन्होंने केवल जाति के अलावा कोई किसी मुद्दे पर बात नहीं की है। और ऐसी पार्टियां अभी भी सक्रिय हैं। एक पार्टी ने तो बिहार का इलेक्शन भी लड़ा था और उसको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो जाति को जिस तरीके से शॉर्टकट फॉर द पॉलिटिकल सक्सेस मान लिया गया है, इस मानसिकता के ऊपर, इस एटीट्यूड के ऊपर, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बिहार के चुनाव परिणाम ने बहुत गंभीर चोट की। और ये 2014 के बाद से जो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से बदली। जो हिंदुस्तान के मुद्दे हुआ करते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, ऐसे ऐसे मुद्दे जिनको राजनीतिक दल छूने से बचते थे कि नहीं उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, वो मुस्लिम के हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, वो वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करेंगे, वो कहा जा सकता है कि 3 तलाक मुद्दे को नहीं टच करेंगे। लेकिन उन मुद्दों को टच ही नहीं किया, उन मुद्दों का प्रभाव दिखा। और 2014 के बाद इसीलिए भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, बड़े फैसले लेने वाले जो है वो भारत बना। इसका असर दुनिया में भी पड़ा। वो जब अमेरिका से टैरिफ की मार हो या फिर पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हो, उसका जवाब दिया गया। और इन सब का मिला जुला के असर रहा है इस बार के बिहार के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में सरकार एक तरफा पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है और ये कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है एनडीए के साथ। क्या उनकी छवि उजागर है। लोग जानते हैं उनका जब राज आएगा तो गुंडागर्दी होगी, भ्रष्टाचार होगा, लूट होगा, अपहरण का उद्योग चलेगा और किसी का विकास नहीं। आज सुशासन है, कानून का राज है, इसलिए जनता जनार्दन ने एनडीए को पूर्ण बहुमत समर्थन दिया है और एक तरफा समर्थन दिया है। तो ये तो थे स्वतंत्र देव सिंह जो बिहार चुनाव को लेकर कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका क्या कुछ कहना है बिहार चुनाव को लेकर और बिहार चुनाव से आए हुए रुझानों को लेकर, वो एक बार हम सुनते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो है गठबंधन की बात करें, एनडीए सरकार बना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं बिहार चुनाव? देखिए, पूरे चुनाव में पार्टी के पूरे संगठन ने और हर एक पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और जो पार्टी की विचारधारा है उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि चुनाव से पहले बहुत आकलन लगाए जा रहे थे। जितने भी विपक्षी थे उन्होंने भरपूर प्रयास किया। जो हमारी विचारधारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं विभिन्न प्रदेशों में और बिहार के साथ साथ हमने 5 वर्षों तक बिहार में जिस तरह से कार्य किया, जनता ने उसको सराहा है। और जनता ये चाहती है कि एक जो सरकार है वो सकारात्मक दिशा में चलने वाली सरकार प्रदेश में कार्य करनी चाहिए। और सरकार ने इसीलिए पुनः निर्णय लिया, उस जनता ने इसलिए पुनः निर्णय लिया है कि हमें एक बार बिहार में पुनः कार्य करने का अवसर दिया जाए। अभी मुझे लगता है कि शाम तक का और समय बाकी है और जिस तरह से रिजल्ट जब आ जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फिर से 5 वर्ष आने वाले जो सरकार के होंगे उसको बिहार की जनता को समर्पित करते हुए सेवा भाव के तरह हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसी से हम लोग कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करें, जंगल राज की बात करती थी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तमाम जो समस्याएं रहती हैं उनको लेकर लगातार खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा सामने है उसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल एक नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हम जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं और गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है बिहार जैसा प्रदेश जो कि पिछले समय में, पिछली सरकारों के समय में, विरोधियों की सरकारों के समय में जहां जनता बहुत वंचित रही, आज जनता को विकास मिला है, उसको सम्मान मिला है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लगता है कि हम आज सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जनता हम लोगों को
चुन करके दोबारा से लेकर के आने के लिए मन बना चुकी है। देखिए, साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करती है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वाजपेयी के साथ अभिषेक मनु त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और इंडिया की इस बम्पर रुझान को लेकर वो एक बात सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री रविशंकर सिंह का हम वो बयान सुनाएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन हम अपने पैनलिस्ट के पास दो सवालों के साथ जाना चाहते हैं। एक तो यह कि क्या जो मुद्दे हैं, इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है बछवाड़ा से, बीजेपी के सुरेंद्र मेहता आगे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जो हैं बछवाड़ा विधानसभा से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो है सुरेंद्र मेहता, और लगातार जो है एनडीए बढ़त पर है। और एक बार सुन लेते हैं रविशंकर सिंह क्या कह रहे हैं। बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सर कैसे देखते हैं, क्या जनता ने जंगल राज को नकार दिया? देखिए, बिहार के बारे में जो लोगों की एक धारणा थी कि बिहार क्या कुछ कह रहे सुनते हैं, वो उसको जो है नीतीश जी ने विकास से उसको आगे बढ़ाया। और विकास तभी संभव हो पाया जब मोदी जी ने पूरा सपोर्ट किया। वहाँ अच्छी सड़कें बनी, वहाँ बिजली की व्यवस्था हुई, वहाँ स्वास्थ्य की चिंता हुआ, वहाँ महिलाओं का सम्मान हुआ, कानून की व्यवस्था हुआ। इसके कारण जो है बिहार की जनता ने खुल करके मोदी जी और नीतीश जी को सपोर्ट किया और जिताया। SIR की बात कर रहे हैं, विपक्ष राग अपना शुरू कर दिया, निर्वाचन और की बात कर रहा है, कैसे देखिए, जब विपक्ष जब हारने लगता है, इलेक्शन के दिन से ही बोल रहे हैं, जिस दिन पोलिंग हुई उनको लग गया कि जनता जो है मोदी जी और नीतीश जी के साथ है, उसी दिन से इस तरह की निगेटिव बातें बोल रहे थे, क्योंकि हारते हैं तो इस तरह की बातें बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ कहना था कि जब विपक्ष हारता है तो वो इस तरह के आरोप लगाता है। कैमरामैन जी वाजपेयी के साथ अभिषेक मनु त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, लखनऊ। अखंड जी, सवाल मेरा यह है कि 2014 के बाद से मुद्दे खत्म होते गए, विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे जाति जनगणना कराना हो, चाहे 3 तलाक, मुस्लिम के हक अधिकारों की बात करें, मुद्दे कम होते गए और कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में पूरे देश भर में छाती गई। संतोष जी, एक बदलाव तो आया 2014 के समय से ही अगर कहा जाए। उसके पहले जब चुनाव होते थे तो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी नाम दे लें, पार्टियां मैनिफेस्टो एक जारी करती थी। अपने अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बातें होती हैं, लोक लुभावने वादे होते थे। लेकिन जब सरकार बनती थी तो सरकार बनते समय उन वादों को एक साइड में रख दिया जाता था और सुविधानुसार उनमें से कुछ मुद्दे निकाल लिए जाते थे, उनको लागू करने की कोशिश की जाती थी, और वो भी पार्शियल तरीके से। 2014 के बाद ये सरकार ऐसी आई जिसने सेंट्रल में ये तय किया कि नहीं, हम जो जन संकल्प जो लेके आए हैं, जो अपना संकल्प पत्र जो लेके आए हैं, हम पहले उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा बदलाव की और सबसे जो कहा था चुनौतीपूर्ण फैसले लेने की बारी अगर आती है तो इसी 2014 के बाद 370 हटाया गया, CAA लागू करने की कोशिश, 3 तलाक का मुद्दा आया, वक्फ कानून। अभी आप देखते जाइए कि और सारे जो मुद्दे हैं, जो ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जो जाति आधार पर, माफ कीजिएगा, धर्म के आधार पर जो वर्गीकरण की बात होती थी, उनका भी कहीं ना कहीं उनकी छंटनी होनी शुरू होनी है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात जो है, तो ये तमाम ऐसे मसले थे जिनको छूने की कोई कोशिश नहीं करता। राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी मुद्दों के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करता था और फिर उसके बाद चुनाव में जीतने हारने के बाद वो एक किनारे रख दिए जाते थे मुद्दे। यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ। इस बार सरकार ने तय किया कि नहीं, हमने जो फैसले लिए हैं उनको हम लागू करेंगे। राम मंदिर भी उसमें बना और सौहार्दपूर्ण तरीके से राम मंदिर का भी निर्माण हो गया। कोर्ट के फैसलों पे एग्जीक्यूशन कराना ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, उनको एग्जीक्यूट कराया गया। बिल्कुल, अब सही कहा, मुद्दे कम होते चले गए। अब हिंदुस्तान जो है वो प्लानिंग पे काम करता है, भविष्य में क्या कुछ करना है उस पर काम करता है। 2047 का क्या बड़ा सपना है, 2070 का क्या बड़ा सपना है, जब हम ऊर्जा जैसे बड़े सेक्टर की बात करते हैं। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। सहकारिता मंत्री हैं JPS राठौर, वो उनका क्या कुछ कहना सुनते हैं।
बिहार चुनाव के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेपीएस राठौर जी हैं। सर, क्या लगता है कि जंगल राज को नकार दिया जनता? पूरी तरीके से बिहार में जनता ने वहां पर जो जंगल राज की वापसी ना हो पाए, इसको लेकर सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की छवि और उनके सुशासन जो स्थापित किया है, विकास की जो योजनाएं हैं उस पर मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सोच है राजनीतिक, उस पर और उनके भरोसे पर मोहर लगाने का काम बिहार की जनता ने किया है। बिहार की जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया है और इसका असर केवल बिहार में नहीं पूरे देश में पड़ने वाला है और आगे आने वाले समय में बिहार तो चमकेगा ही और बाकी देश में भी मतलब ये विकास के अच्छे काम होंगे। सीएसआईआर बात करें या फिर क्या कहते हैं चुनाव की बात करें, उसको लेकर विपक्ष आरोप लगाना शुरू कर दिया। देखिए, जब तक जनता किसी बात को ना सुने, जनता तो कोई कह नहीं रही कि यहाँ पर कोई किसी तरीके से कहीं वोट चोरी हुआ है, एसआईआर में किसी का वोट कटा है। आप बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। इन्होंने जो मुद्दे बनाए हैं वो मतलब इसमें कोई दम नहीं थी। मुद्दा विहीन पूरी तरीके से विपक्ष हो चुका है। एसआईआर का मुद्दा इन्होंने बनाया, उसमें कोई दम नहीं थी। और इसके अलावा जो प्रलोभन इन्होंने दिया है कि एक परिवार को एक नौकरी देंगे, 30,000 प्रति महिला को अपना वो देंगे, लेकिन जनता ने कैलकुलेशन कर लिया 30,000 प्रति महिला देंगे तो बजट से ज़्यादा हो जाएगा। बिहार के लोग कैलकुलेशन जानते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि नौकरी एक तो दे नहीं सकते हर परिवार को एक, और दे भी देंगे तो कितनी जमीन लिखाएंगे। तो झूठे वादे पकड़े, झूठे वादे उनके पकड़े गए और झूठे वादों के आधार पर लोग जीतना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये जनता ने बिल्कुल सही समझ गया उनको। बिल्कुल, देखिए साफ कहना, जनता ने मन बना लिया था और आने वाला जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं एनडीए को फिर से वापसी दिला रहा है। कैमरा अभी जंगल राज पे बहुत बात की है। डीडी न्यूज़ लखनऊ। अरविंद जी, मैं हाँ, विनय भट्ट जी, क्या जंगल राज पे हमने बहुत बात की और जंगल राज लोगों को याद भी दिलाएगा और शायद कहानियां सुनाई गई हैं। ये चुनाव ने अब एक ऐसी व्यवस्था पैदा की है आरजेडी के सामने और यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने। इन दोनों पार्टियों का वोटर बहुत एग्रेसिव है, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है और बहुत एग्रेशन के साथ वोट भी करता है, लगातार संघर्ष में रहता है। इनकी समस्या यह है कि इनके पास जब ये सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद वही ऊर्जा को किसी सकारात्मक तरीके से चैनलाइज करने में ये सफल कभी नहीं हो पाते हैं। गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में जब एफिशिएंसी नहीं ला पाते हैं, वो बदल जाती है अराजकता में, वो एनार्की में बदल जाती है और उसका नाम है जंगल राज। तो जब तक ये और भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये एक संस्थागत ढांचे में काम करती हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती हैं। बीजेपी में एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की है, उसके आधार पर सारे काम होते हैं संगठन में और सरकार में वैसे फैसले होते हैं। तो यहाँ पे केवल एक सुप्रीमो होता है पार्टी का, जो पार्टी का अध्यक्ष है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर लगातार परिवारवाद, वंशवाद की बात की है तो वही इस जंगलवाद की जड़ में है, जंगल राज की। तो ये केवल समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ ही क्यों होता है? एक जमाने में हरियाणा में चौटाला की पार्टी के संग भी यही था, एक समय में अकाली दल पंजाब के संग भी यही था कि ना तो कोई स्ट्रक्चर्ड हायरार्की है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, बस केवल एक सुप्रीमो है। ये बहुत बड़ी समस्या है पार्टी जो अनुशासन की बात करते हैं। राजनीतिक कई ऐसे राजनीतिक दल हैं कि कोई भी राजनेता आता है और कुछ भी बयान दे देता है। भारतीय जनता पार्टी ने संभव नहीं है, अनुशासन बताया है कि राजनीतिक दल में आपको रहना है तो अनुशासित होकर रहना। और एक और चीज अरविंद जी, 2014 के बाद 24/7 की पॉलिटिक्स हो गई है और खासतौर से पीएम मोदी ने बता दिया कि आपको सातों दिन 24 घंटे देश सेवा के लिए, राजनीति के लिए काम करना होगा। कल 15 नवंबर है, जनजाति गौरव दिवस को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। यही जनजाति एक बड़ा समाज छत्तीसगढ़, बिहार में भी रहता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में रहता है। ये जो 24/7 की राजनीति की शुरुआत हुई है, इसी का परिणाम है एनडीए 194 पे है। जी बिल्कुल संतोष जी, आपने सही कहा। देखिए भट्ट जी अभी सही उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग यही मानते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है और उसका बीज जो है 90 के दशक में ही आपने देखा कि मंडल कमंडल की जो सियासत चली और काफी लंबे समय तक चलती रही और किस तरह से क्षेत्रीय नेता जो है जातीय अस्मिता के सवाल पे अपने अपनी राजनीति को बहुत बारीकी ढंग से जो है उभारने में कामयाब रहे।
लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो आपने देखा कि जो एक कम्युनिटी का सवाल जो होता था, अस्मिता का सवाल होता तो वो पीछे छूटने लगा, क्षेत्रवाद का सवाल भी पीछे छूटने लगा। और वो कहते हैं ना कि कोई भी भावना राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है। ये बात लोगों के समझ में आने लगी और जिस तरह से लोगों के हाथ में मोबाइल आया और जिस तरह से लोगों ने देखा कि किस तरह से केंद्र की सरकार विशेष रूप से मोदी जी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए उन बिंदुओं को, उन मुद्दों को जो है एड्रेस कर रहे हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लोगों के दिमाग तक कुछ वो चीज़ जो है परकुलेट किया। और जिस तरह से आलोचना भी उनकी हुई कि भाई देखिए वो हर दिन वो विदेश में ही रहते हैं, लेकिन उसका जब लोगों को फायदा समझ आया कि वैश्विक परिदृश्य में किस तरह भारत अपनी रणनीतिक और सामरिक बूते के बल पर जो अपना जो एक मिजाज गढ़ रहा है, तो वो लोगों के समझ में आया कि नहीं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भी जो है भारत के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसका असर चुनाव पर रहा होगा? बिल्कुल, मतदाताओं के जहन में रहा होगा, एकदम रहेगा, क्योंकि आज का मतदाता जो है वह जो है 90 के दशक का मतदाता नहीं है। आप एक जो है खेती करने वाला है, तकनीक से लैस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी महिला से पूछिए जाकर के जो घर में चूल्हा बर्तन का काम करती है, वो भी कहती है ना कि मोदी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उन लोगों के जुबान पे ये सामान्य चीज नहीं है कि देश के जो अभी भी तमाम जो है क्षेत्र ऐसा जहां पे लोग अशिक्षित है, बावजूद जो है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के इतने जागरूक हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई हमारा आवास का फॉर्म अभी भरा गया, अभी उसका क्या हुआ। लोगों के छोटे छोटे जो गांव में अधिकारी हैं उनसे वार्ता करते हैं कि हमारा काम का क्या हुआ। ये दिखाता है कि जो केंद्र की सरकार है और उसके बरक्स जो राज्य की सरकार जो है जो योजनाओं को फलीभूत कर रही है वो किस तरह से काम कर रही है। तो ये जागरूकता ही कहीं ना कहीं जो ये वोट में जो है तब्दील हुआ है। विजयनाथ भट्ट जी, बिहार में जी विजयनाथ भट्ट जी, मैं एक और खबर आ रही, बड़ी खबर है राघोपुर से। इस समय की बड़ी खबर राघोपुर से, तेजस्वी यादव की खबर है। सातवें दौर की मतगणना के बाद भी तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। अगर ये कहा जा सकता है राघोपुर से तेजस्वी यादव 343 वोट से पीछे चला। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो डिजिटल गवर्नेंस है उसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये अब और आगे जाएगा और ये पूरे देश में आगे बढ़ेगा। केवल ये कह देना कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, भाई ठीक है देंगे, आप ये भी तो बताइए इसका पैसा कहां से लाएंगे। जब बिहार सरकार का टोटल बजट 3 लाख करोड़ रुपए का है और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का एनुअल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ रुपए का है, ये पैसा आएगा कहां से? तो ये जो फ्रीबीज हम बांटते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं, जिसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने लगातार इस विषय को उठाया है, तो ये फ्रीबीज बांट करके इलेक्शन जीत लेने की जो टेंडेंसी है, इस पर भी अब जो है सारे दलों को गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा कि केवल एक कोई लोकप्रिय नारा पॉपुलिस्ट इलेक्शन हमने एक नारा उछाल दिया और उसके जरिए हमने इलेक्शन जीत लिया कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे या फ्री में हम फ्री में बस यात्रा होगी। और ये समस्या खाली भारत में नहीं है, ये समस्या न्यूयॉर्क में भी है। न्यूयॉर्क में भी है। वहां के मेयर ने भी कहा है कि हम जो है किराए को फ्रीज कर देंगे, बस यात्रा को फ्री कर देंगे और भी तमाम चीजें उसने फ्री करने को कहा है। फ्री करिए, लेकिन ये बताइए इसके लिए साधन कहां से आएंगे। अगर आपका जो है टैक्स से आएगा 10,000 करोड़ रुपया है तो आप 25,000 करोड़ रुपए की टैक्स की जो राहत की बात कर रहे हैं, ये कहां से देंगे? तो ये भी प्रेशर अब आएगा, तो अब ये बनेगा। और बिहार का जो चुनाव है ये बहुत बड़ा झटका है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो वोट चोरी का अभियान है, उसको इस इलेक्शन रिजल्ट से उस अभियान को अब तेजी मिलने वाली है। बिल्कुल, आपने कहा उस अभियान को तेजी मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि राजनीति बदल रही है। जब राजनीति में हम जिस शुचिता की बात करते हैं, जिस साफगोई की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जिस जात के उस कुचक्र से हटकर भारत की राजनीति को देखने की बात करते हैं, वो बिहार के चुनाव से थोड़ी थोड़ी महसूस की जा सकती है। पूरी तरीके से तो बदलाव नहीं है, लेकिन अरविंद जी, हमें लगता है कि एक बड़े सुधार, जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, पीएम मोदी कहते हैं ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म करना है, तो ये रिफॉर्म भी बेहद जरूरी है जब हम राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। बिल्कुल, अभी राघोपुर वाला जो सतीश कुमार साहब आगे चल रहे हैं, हमें याद है कि 2010 में यही सतीश राबड़ी देवी को हराया। यानी भट्ट साहब ने जो सही कहा कि जब वहां पर यह स्थिति है, इसका साफ मतलब यह होता है कि जनता जो, और हमें अरविंद जी ये भी समझने की जरूरत है कि कोई भी सीट किसी की पारिवारिक नहीं। करेक्ट। जब तक आप विकास नहीं करेंगे, जब तक आप जनता के बीच में नहीं पहुंचेंगे,
आपकी सीट बपौती नहीं हो सकती, पारिवारिक नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र है और किसी को भी जो है वो उखाड़ फेंकने में कामयाब होता है। अगर आप कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे तो आपके लिए वो मुफीद नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक अब सुधार की देश में जरूरत है, मुझे लगता है कि उसकी गति तेज भी हो गई है। और इस चुनाव के बाद जो है एक जो एजेंडा के तहत कहा जाता है कि वोट चोरी होती है, SIR में लोगों के जो वोट को खत्म किए जाते हैं या EVM के जरिए, तो मुझे लगता है कि यह बिहार का चुनाव जो है बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। क्योंकि जिस तरह से SIR के बाद एक व्यक्ति जो है वहां पे चुनौती देते नजर नहीं आया कि हमारा वोट जो है काटा गया है, या चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 15 व्यक्ति ढूंढ के लाइए, जिसने कहा हो कि मेरे साथ गलत हुआ, एक भी नहीं पहुंचा। फिर रीपोलिंग तक नहीं हुई है, कोई अपराध तक नहीं हुआ है। नहीं तो आपने देखा कि किस तरह से वो जो चुनाव आयुक्त थे उनके समय में जो है लालू प्रसाद यादव कहते गए कि हम भैंसिया को पानी में हिला देंगे, यानी जैसा हम चाहेंगे वैसा हम करेंगे, और करने में कामयाब भी हुए। वो दौर था। लेकिन EVM के आने के बाद जो है जिस तरह से पारदर्शी तरीके से जो है एक अंत्योदय से जुड़े व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, तो वो जो पहले जो लाठी पिलावर रैली, जिसमें एक बड़ी खबर महुआ से, एक बड़ी खबर 8वें दौर के मतगणना के बाद तेज प्रताप यादव को सिर्फ 5860 वोट मिले हैं। JJD के ये नेता, JJD के कहा जा सकता है कि अध्यक्ष पार्टी के सर्वे सर्वा है तेज प्रताप, उनको सिर्फ 5860 जमानत जब्त। और 8वें दौर की गिनती के बाद तेज प्रताप महुआ चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। ये है तेज प्रताप यादव का कहा जा सकता है कि जनाधार जो, और बयानों में तो काफी आगे रहे हैं, लेकिन महुआ में LJP रामविलास के संजय सिंह 8000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, तेज प्रताप का भविष्य, हमें लगता है कई राजनीतिक दल इस बार उनका अपना समीकरण बिगड़ चुका है। ये परिवारवाद की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। लालू यादव के परिवार में उनके बच्चों में 4 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उनके साले भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, और तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, और एक उनकी बेटी राज्यसभा में मेंबर हैं। तो अब इस बात की आशंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी कि अगर RJD अगर पावर में नहीं आती है तो लालू परिवार में भी काफी कलह शुरू हो जाएगी और ये परिवार के बिखरने की स्थिति आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आकलन था, ये जो भविष्यवाणी थी, वो आशंका गलत नहीं थी, आशंका का आधार था। तो और तेज प्रताप यादव की जो स्थिति हुई उससे तो केवल ये साफ हो रहा है कि उनका जो ओनली क्लेम टू फेम है कि वो लालू यादव के पुत्र हैं, लेकिन उनकी अपना कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, कोई उनकी अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई उनके पास अपनी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है। केवल वो RJD में रहने के कारण जो है महागठबंधन की सरकार में 1 या 1.5 साल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल पहचान उनकी नहीं है। ये उनकी चौथे नंबर पे अगर वो खिसक गए हैं तो ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत चौंकाने वाली घटना है और ये बताने वाली भी है कि सीट जो है अब विकास पर की बात होगी। राजनीति जो है अब विकास को लेकर आगे बढ़ेगी। कोई भी सरकार, कोई भी कहा जा सकता है नेता सिर्फ इस बात पर वो चुनाव नहीं जीत सकता कि वो अमुक जाति का है, उसका सरनेम ये है। 2014 के बाद से जिस तरीके से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने का मिला है, 24/7 पॉलिटिक्स हो गई है। आपको 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करना होगा। कुछ आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है और इस समय NDA 195 पे है। महागठबंधन और नीचे खिसक गई है, 42 सीटों पर खिसक गई है। ये वो महागठबंधन जिसकी बातें कहा जा सकता कि बड़ी बड़ी रही हैं, बड़े विवादित बयान भी महागठबंधन की तरफ से इस चुनाव में आए हैं, लेकिन जो रुझान है, जो कहा जा सकता है कि कुछ ही समय में परिणामों में बदल जाएंगे। 41 सीट पे हो गई और NDA 196 सीट पर पहुंच गई है। जो NDA की बात करें तो एग्जिट पोल के भी रिकॉर्ड सारे टूट चुके। किसी भी एग्जिट पोल ने हमें लगता है 170 180 से ज्यादा नहीं दिया था। अरविंद जी, किस तरीके से? बिल्कुल देखिए, जो गति हो रही है राघोपुर में या महुआ में, तो है ना कि वो जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली। चांद और सूरज घर के रोशनदान पे रखे रहे। बिल्कुल, चांद और सूरज जो है राघोपुर और महुआ में, ये रोशनदान की ही यानी अपनी पार्टी की ही शोभा बढ़ाएंगे।
आप विरासत में जो है आप पार्टी को तो आप ले लेंगे, हथिया लेंगे, लेकिन उस विरासत के आधार पे जनता के दिलों में उतरना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए जो अभी आपने कहा कि 24/7 की जो पॉलिटिक्स है, डिलीवरी जो है जनता के बीच में आपको देना होगा, उस चीज को साबित करना होगा, लेकिन वो मौका तेजस्वी को मिलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? जो जिस तरह से उनके पिताजी ने 15 साल तक बिहार में शासन किया और जो जिस तरह से उन्होंने किया, जो आज भी एक नजीर बनी हुई है कि किस तरह से वहां पे जंगल राज था, मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके वहां पे माफिया जो है सरकार को चलाते थे, अपहरण करने वाले वहीं बैठे रहते थे, मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता था तो जाकर के अपहरण किया हुआ व्यक्ति को छोड़ा जाता था। ये जो एक कहानी, जो एक फलसफा जो बिहार में बना है, वो एक सच्ची कहानी के तौर पे, उससे आज भी लोग भयभीत हैं। तो वो गांव गिराव की महिलाएं तक कहती हैं कि क्या हमको जंगल राज लाना है क्या? ये कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है पर्कुलेट किया है जनता के बीच में और उस आधार पर भी वोट पड़ा है। दूसरी तरफ एक सरकार जो है लगातार 20 साल से प्रयास करे, मैं सितंबर के महीने में गया था